जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मेरे पास एक हमारे जवान का फोन आया है। हमारे सेना के नायक साहब हैं और हमारे राजस्थान की घटना है कि एक नायक साहब जिनको कि एक हवलदार ने थप्पड़ मारा है और थप्पड़ एक टूआईसी लेफ्टिनेंट कर्नल ने आदेश दिया और हवलदार ने तुरंत थप्पड़ मार दिया। एक कहानी तो ये है और एक मैटर जो आपको पता ही हमारा चल रहा है कि अवधेश का, उसके सिलसिले में एक जवान ने मेरे को फोन किया है। मैं उस जवान का नाम नहीं बताऊंगा आपको। और जो उसने बताया कि सर अवधेश को लेने के लिए वॉलेंटियर 4 हवलदार गए थे और 4 हवलदार में वो चारों के चारों उनका प्रमोशन कैडर में मतलब पास है और अगला रैंक उनका जेसीओ रैंक उनको मिलने वाला है। इस वजह से वो वॉलेंटियर उन्होंने मतलब सीओ को नाम दिया था कि हम लेके आएंगे अवधेश को। और जो स्कॉर्पियो इस काम के लिए यूज हुई थी वो भी एक नायक की थी। इसी सिलसिले में मैं आज इस वीडियो में कुछ कहना चाहता हूं। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो में, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि यहां मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी। अगर कोई हमारी माता बहन इस वीडियो को देख रही हैं तो यहीं से रुक जाएं, क्योंकि आज मैं इन हरामखोर, इन कुत्तों को गालियां दूंगा। इसमें अफसर भी शामिल हैं और कुछ हमारे एनसीओ और जेसीओ भी शामिल हैं जो अपने रैंक के लिए इतने गिर सकते हैं कि अपने भाई को उठाकर लेके आ सकते हैं। यहां तक कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि अपने रैंक के लिए सलाह पैंट तक खोलने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में मैं अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में जहां तक सबसे यही कहा है कि हम किसी अपने ओआर्स को भाई उसमें सामने नहीं लाना चाहते। अब चाहते हैं कि हमारा कोई जवान न फंसे, लेकिन मजबूरी है। आज मेरे एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे, उनसे बात हुई कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो आपको अफसरों के साथ साथ उन अधिकारियों को, जेसीओ और जवानों को भी साथ लाना पड़ेगा जो गलत है। और हमारी जो टीम है उसने डिस्कस ये किया, और ये तो डिस्कस क्या, ये सभी कहते हैं अगर अफसर भ्रष्ट ना हो तो मजाल क्या कि नीचे कोई गड़बड़ कर दे, चाहे वो भ्रष्टाचार या कुछ भी। और यहां ये भी तय है कि अगर भ्रष्ट अफसर के साथ नीचे वाले सारे लिप्त ना हो, गलत काम ना करें, तो अकेले अफसर की हिम्मत नहीं कि वो खा जाए कुछ भी या इस तरह की गलतियां कर दे। यानी कि अफसरों के साथ साथ हमारे कुछ एनसीओ जेसीओ भी गलती करते हैं, तब जाकर होता है बड़ी गलती। उसी के लिए मैंने आज ये 2 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट आपको बता देता हूं कि एक राजस्थान में एक यूनिट है और हमारे नायक साहब ने मेरे को फोन किया कि सर आज मेरी जिंदगी में 17 साल की सर्विस में मेरा रिकॉर्ड ना सिविल में ना फौज में कहीं भी खराब नहीं है। मैंने ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की, लेकिन आज जब एक हवलदार ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, उस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई कि मैंने या तो ये सोचा कि उस हवलदार को और उस टूआईसी को गोली मार दूं या अपने आप को मार लूं। ऐसी स्थिति पैदा हुई और उस स्थिति को उसने कैसे कंट्रोल किया। और वो हमारे राजस्थान की ये घटना है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि एक नायक साहब के मुंह पर एक हवलदार ने थप्पड़ मारा। नायक साहब ने बताया कि मैं रेजिमेंट का कहीं मूव था और स्टोर जो होता है, स्टोर के पास जैसे आपको पता ही है कि कौन स्टोर को कौन लेके जाएगा, तो वहां एक 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 बंदा खड़ा कर दिया जाता है। तो उस तरह मैं भी अपने स्टोर के सामने खड़ा था और उसके साथ साथ मेरा बोला एच कोर्स, हवलदार कोर्स भी चल रहा था। लेकिन मेरे को वहां से बोला कि जब मूविंग के अंदर आप वहां खड़े हो जाओ, तो हमारा जो टूआईसी है वहां से आया, तो उसने बोला कि भाई तू तो कोर्स में, तू यहाँ कैसे खड़ा है। तो मैंने बता भी दिया कि साहब मेरे को वहां जेसीओ साहब ने भेजा है। बोला नहीं, तूने गलती की है, तू अपने मुंह पर थप्पड़ मार। उसको गालियां दी। पता ही आपको इनकी लैंग्वेज जो होती है, माँ बहन की जो भी गालियां दी। बंदा बोला कि सर मैंने फौज की जो लैंग्वेज की गालियां हैं बर्दाश्त कर ली, मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं मुंह पे थप्पड़ मार, तो मैं कुछ नहीं बोला। तो एक बगल में एक हवलदार खड़ा था, उस हवलदार को टूआईसी साहब ने बोला कि सुन, इसके थप्पड़ मार मुंह पर। और उस हवलदार ने बिना सोचे समझे तुरंत बोले मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद
मैंने हालांकि मूविंग का पूरा जो सामान था जो भी करवाया वो भी कराया, लेकिन मेरा उसी समय से दिमाग इतना घुमा हुआ है कि मैं ये सोचा कि मैंने देश की इतने साल सेवा की, मैंने रेजिमेंट में आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, ना सिविल में वहां भी, लेकिन आज बिना किसी गलती के इसने एक हवलदार ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यहां मैं आपको रोककर एक चीज तो ये कहना चाहता हूं, ऐसे हवलदार को, चाहे वो हवलदार हो, चाहे जेसीओज हो, चाहे वो इस केस में हो, चाहे वो अवधेश वाले केस में हो, अगर वो सुन रहे हो तो उनसे कहना चाहता हूं कि अरे हरामखोर साले कुत्तों, अगर तुम्हें रैंक चाहिए या अपना प्रमोशन चाहिए तो अपने दम पर लो ठोक कर, किसी दूसरे के कहने से या चमचागिरी या बूट पॉलिश रगड़ के मैम साहब के कच्चे धोकर या साले इस तरह किसी जवान के मुंह पर थप्पड़ मार कर रैंक मत लो। वो तुम्हारा बाप ने तुम्हें कह दिया कि इसके थप्पड़ मार दे, तुम सब देख नहीं रहे हो कि क्या ये जायज है गलत है? अरे चूतिया, कम से कम इतना तो देख ले कि तेरे को गलत आदेश मिल रहा है तो तू उसकी तरह ठीक है कुछ नहीं कर सकता तो चुप हो जा साइलेंट उसकी तरह कि ठीक है साहब मैं नहीं मारूंगा, ये गलत है। बोलना नहीं तो एक फौज में ही होता है कि ऑर्डर कुछ नहीं करना हो तो सिर्फ साइलेंट होकर खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसे चमचे होते हैं कि बस आदेश मिले और मार दे। ऐसे चमचे ऐसे भी हैं जो आदेश मिले तो अपने मेरे को कहने की शर्म आएगी कि रैंक के लिए बच्चों कच्छा भी खोल देंगे वहां जाकर। जो मैं वास्तव चीज नहीं कहना सकता, या रैंक के लिए कुछ और भी परोस देंगे वहां ले जाकर, सबको पता है। तो ऐसे चूतिया लोग देश की सेवा कर लेंगे जो इस तरह के घटिया लोग जो गलत आदेश के साथ अपने साथी को थप्पड़ मार सकते हैं। यहां मैं उस टूआईसी को भी कहना चाहता हूं कि हरामखोर, तेरे को जो पावर मिली हुई है वो जवान के वेलफेयर के लिए मिली है या वहां तू बॉस बन रहा है वो कर रहा है? और फिर जब इनका बाप, टूआईसी के ऊपर भी बाप होता है कोई, इनके बाप जब इनको रगड़ते हैं ना फिर ये सीधी चाल में भी आ जाते हैं। मैं एक ही चीज मैंने कई बार कहा है कि सेना को मजबूत करने के लिए तालमेल बहुत जरूरी है, लेकिन ये बढ़ती हुई जो खाई बढ़ती जा रही है ना, फिर इसके परिणाम आपने देखा होगा। कल से एक मैसेज चल रहा है जिसमें साफ साफ लिखा आ रखा है कि एक छुट्टी न मिलने पर एक जवान ने अपने सीओ को गोली मार दी, और फिर उसमें सवाल जवाब हुए हैं जो भी आपने सुने होंगे कि उसमें जवान ने सीधा कहा कि जब अफसरों ने उससे सवाल किया कि भाई आपने एक अफसर के परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने उसको गोली क्यों मारा? तो जवान ने कहा कि इसने जो किया उससे मेरा भी कहीं ना कहीं परिवार बर्बाद हो रहा था, मेरे भी बच्चे थे, मैं कोई मतलब मेरा भी कोई परिवार था। और जब बोला मैंने छुट्टी मांगी तो उसने ये कहा था कि मेरे पैर पकड़ नाक रगड़ तो तेरे को छुट्टी भेजूंगा, मेरी मर्जी होगी तो, वो भी इसलिए उसमें गोली मारी उसने। ये वीडियो आपने, इसका एक वीडियो भी जारी हुआ था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उस विषय में हम अलग से कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ जो एक नायक साहब की जो स्थिति थी, उसने कहा कि सब जब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तो मेरा मन ऐसा किया कि उस हवलदार और उस टूआईसी को वहीं गोली मार दूं, लेकिन उसने गोली नहीं मारी। दिन भर काम किया, दिमाग में क्या क्या ख्याल आए, लास्ट में बोले मैं अपने घर आ गया चुपचाप और आके यहाँ बैठा हूं, अब मैं क्या करूं। उन्होंने मेरे से सलाह ली कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या सलाह दूं। यहाँ मेरे पास तो वही सलाह है, या तो फिर उन लोगों को आगे खींचे, ऐसे लोगों को। फिर मजबूरी यहाँ आती है कि किसी का परिवार की क्या स्थिति है, कोई गरीब है, कोई कुछ है। तो हालांकि मैंने अपने मेंटर से उनको जो सलाह दी है, उनका नाम भी इस वीडियो में नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं उन कत्तारों को, उन हरामखोरों को जो रैंक लगाकर अपने बाप की फौज को सोचते हैं ना। मेरे साथ भी ट्विटर पर अगर आप देखोगे, मेरे ट्विटर अकाउंट है, वहां कुछ कर्नल, कुछ ब्रिगेडियर, वो अपने आप को एक हरामखोर, तो वहां एक ने लिखा है कि फौज में आए हो तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। अरे तुम्हारे बाप की फौज है क्या? क्या सिर्फ अफसर की फौज है क्या? जवानों के बिना वहां घंटा हिला लोगे क्या? देश, पूरी दुनिया जानती है कि भारत का जवान, भारत का सिपाही अगर किसी अमेरिका या किसी दूसरी फौज में होता ना तो दुनिया पर राज करती। हमारे देश का जवान, हमारे देश का सिपाही इतनी ताकत अपने आप में रखता है, इतनी हिम्मत रखता है कि पूरे वर्ल्ड को हम गुलाम बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी है ना, ये मक्खी, मैं इनको क्या कहूं, इन गद्दारों की वजह से ये जो चाइना जैसे पड़ोसी देश हमें आंख दिखा देते हैं। क्योंकि देश का जो सरकार जो बजट देती है ना, उस बजट में
इतना हिस्सा तो इनके पेट में चला जाता है, ये साला उसको निचोड़ के खा जाते हैं। और फिर सिक्योरिटी के नाम पर जवानों को मोबाइल यूज नहीं करना, जवानों को ये करना फलाना। ये सरासर एक जवान ने सही लिखा था, सर आप ये पॉइंट दो कि ये जो मोबाइल पर बैन का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके जो काले कारनामे है ना, ये जो फंड को गबन करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, वो सिर्फ जवान बाहर नहीं दे दें, उस वजह से मोबाइल पर बैन है और कुछ नहीं है डकोसला। और यह अंधी सरकार हमारी जो आंखों पर पट्टी, हमने तो सोचा था कि भाई बीजेपी सरकार पावरफुल सरकार है और इन पे लगाम लगाएगी, और इन्होंने इनको भी चश्मा चढ़ा दिया। सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन पर लगाम नहीं लगी ना, देश एक दिन बड़ी मुसीबत में जाएगा। यहां मैं एक कहानी बता चुका हूं, हालांकि वो नायक साहब ने कहा था कि मैं गरीब हूं, मेरा नाम मत लेना। मैंने उनसे ये वादा किया था कि मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कुत्ते तक ये आवाज जरूर पहुंचेगी और वो सुन भी रहा होगा। राजस्थान की घटना है, मैं चाहता हूं तो उसका नाम भी ले सकता हूं, इन्फेंट्री का। यहाँ इतना बता देता हूं कि इन्फेंट्री है, राजस्थान में है, और वो आरामखोर मतलब जो ट्वाइसी है। अभी तक मैंने जवान को ये कहा कि भागने से अच्छा है कि आप अपने सीओ को अवगत कराओ। सीओ साहब नहीं मानते हैं, उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं, तो सिविल केस ठोको उनके ऊपर, या फिर हम तो बैठे, हमारे को तो सिर्फ नाम दे दो, इसकी बैंड बजा देंगे। उन सभी को कहना चाहता हूं कि फौज किसी के बाप की नहीं है। सुन लो बार बार जो आप राग अन पाते हो कि फौज में आया तो करना पड़ेगा। अरे फौज में जब एक सैनिक लाखों रुपए खर्च करके देश सेवा के लिए भर्ती किया जाता है, उसके कंधे पर बंदूक होनी चाहिए, और तुम सारे उससे कुत्ते घुमा रहे हो, अपनी मैम साहब को कच्चे बनियान धुलाते हो और फिर कहते हो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि भविष्य में बहुत बड़ी समस्या होगी, सरकार ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा टकराव होगा। हम चाहते हैं कि सेना मजबूत हो, इसलिए हम इन चीजों को उजागर करके, जब तक बोलते हैं ना सच्चाई को सामने नहीं लाओगे, ये आज भी जवानों को जो गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ रही है उसको सामने नहीं लाएगा, तो ये आरामखोर ऐसे ही जवानों को तंग करेंगे। और उसमें शामिल है हमारे ऐसे कुछ एनसीओ घटिया और घटिया जेसीओ जो अपने प्रमोशन के लिए पता नहीं क्या करने के लिए तैयार है। मैं फिर कहता हूं कि साला अपने दम पर लो, किसी के छाती पर पैर रख के या किसी की नौकरी को बर्बाद करके प्रमोशन लोगे तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा, दुख पाओगे। ये अफसरों के तो मेरे को पता ही है, जो कर रहे हैं वो भर रहे हैं। इनकी औलाद आपको पता ही है, आधों की औलाद जो निकम्मी होती है, आधों की है ही नहीं, और किसी के है तो वो फिर इनको बुढ़ापे में क्या हाल करती है सबको पता है। मेरे मुंह से कहाने से फिर मैं तो बोलता हूं ना, जब ऐसी चीजें मैं देखता हूं तो बवाल मेरे अंदर भी आता है। अरे साहब आज के युग में, अभी मेरी कर्नल साहब से बात हो रही थी कि मैं रिटायर्ड हो गया, 1,10,000 पेमेंट है और मुझे कोई तंगी नहीं है और फौज में कुछ बदलाव होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है वही सहायक प्रथा की, उनसे कुछ और कहो तो बस उनको ये लग जाता है कि नहीं ये तो जायज है, फलाना निकला है। तो उस विषय पर हालांकि हम कोर्ट में चल ही रहे हैं और आपको खुद को जगना होगा इंसाफ के लिए। नहीं तो मैं बार बार यही कहता हूं कि हमने भी भुगता है और अब हमारा बच्चा भी भुगतेगा और उसका बच्चा भी भुगतेगा अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो। ये इनकी गलती नहीं है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाले की गलती है, और हम लोग शायरे हैं इसलिए ये कर रहे हैं। आज समय है, परिस्थिति है और सब चीजें हमारे हक में है। सरकार मजबूत है और इस सरकार को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग मतभेद पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को और जवानों के बीच में मतभेद पैदा करके सरकार को भी गिराना चाह रहे हैं अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। उन लोगों का नाम जो मैं ट्विटर में तो लेता रहता हूं, एक पार्टी है जो बिल्कुल सरेआम देश विरोधी है, वो फिर हमें कहती है और उनका काला चिट्ठा निकाला जाए। जैसे अभी एक बीएसएफ के इधर पकड़े गए हैं जिसमें सारा राग अल्पाया गया है और कितनी संपत्ति। मैं कहता हूं एक बार सरकारी अफसरों की सिर्फ संपत्ति प्रॉपर्टी की जांच करा दी जाए, आधे से ज्यादा जेल में नहीं हो तो मैं वह अपने आप को सूली पे चढ़ा दूं इंडिया गेट में। आधे से ज्यादा जेल में होंगे ईमानदारी का ये ढकोसला करने वाले लोग। अगर इनका जमीर जिंदा है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दो और जांच करा दो, तुम्हारा सारा काला चिट्ठा आ जाएगा भाई। जो ईमानदार हैं, ये मान लो कि बोलते ना कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। उन 20% लोग जो ईमानदार हैं, चाहे वो अफसर हैं, जवान हैं, उनकी वजह से देश चल रहा है। नहीं तो ये तो इसको लूट कर क्या
खसोट कर खा जाए, ये अंग्रेजों से कम नहीं है। अंग्रेज चले गए लेकिन ये डीएनए अंग्रेजों का मिक्स करके यहाँ छोड़ गए, और वो मिक्स ब्रीड हम आज तक कर रहा है, और उसकी अंग्रेजों की तरह उन मिक्स ब्रीड को हम खत्म करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।